Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. This is the second last lecture from chapter number 5 IVF or test tube babies from developmental biology for BS zoology and MSc zoology students. Dear friends, देखिए ज़रा यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि जो IVF है उसके बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो कपल्स जो नॉर्मल प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पाता, ठीक है, बर्थ का, या नॉर्मली तौर पर या नेचुरली तौर पर जिनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता या बाकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए जो IVF का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी फीमेल्स प्रॉब्लम्स हैं या मेल्स प्रॉब्लम हैं जिनके लिए ये जो IVF है ये किसी नेमल बदल से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है उनके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो चीज़ है वो हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखें, अगर किसी भी फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है वो डैमेज हो चुकी है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ या फिर वैसे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गई, उसके नतीजे में उनकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो या तो डैमेज हो गई या तो उनकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या हो गई, ख़राब हो गई या फिर ब्लॉक्ड हो गई। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड और डैमेज। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तो ब्लॉक्ड हो गई या फिर हम क्या लिखते हैं, या तो ब्लॉक हो गई या फिर क्या कहेंगे, या डैमेज हो गए किसी कंडीशन की वजह से। तो देखें, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होगी। अब फैलोपियन ट्यूब ही नहीं होगी तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगी? कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो ऐसे तमाम फीमेल्स जिनके अंदर ये फैलोपियन ट्यूब प्रॉब्लम होता है तो वो नॉर्मल तौर पर कभी भी उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो IVF है वो उन सभी फीमेल्स को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वो क्या कर सकें, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली तौर पर हो जाए, बाहर वाले मीडियम में टेस्ट ट्यूब में हो जाए, लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो उनकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल जैसे फीमेल के अंदर होता है वैसे ही हो जाए, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड एडवांटेजेस। सेकंड एडवांटेजेस की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, ओल्डर पेशेंट्स या फिर वो पेशेंट्स जिनके अंदर ओवरियन साइकिल जो है वो रिवर्स या फिर लो ओवरियन साइकिल है, तो अब यहाँ पर लिख लें सेकंड, ओल्डर पेशेंट्स। ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स रहती है कि वो नेचुरली तौर पर कंसीव्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस होता है ताकि उनकी बॉडी में क्या हो, ओल्डर पेशेंट्स की बॉडी में, क्योंकि हार्मोनल लेवल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि उनकी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करवा के जाइगोट होगा उसको मैटरनल यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाए। तीसरी चीज़, मेल प्रॉब्लम्स, उनमें हम बात कर लेते हैं इम्पोटेंसी की बात करें। दो कंडीशन है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब कि जो स्पर्म है उन वो वीक स्पर्म होंगे, यानी कि किसी वजह से उसके अंदर जो एक्रोसोमल रिएक्शन है, ये जो बाकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, और वो एग के जो बाहर वाली जोना पिलोसिडा है उसको इंटरफेयर करके एग ओवा तक नहीं पहुंच पा रहा है, हाइप्लॉइड न्यूक्लियस या प्रो न्यूक्लियस ऑफ द ओवा तक नहीं पहुंच पा रहा, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, इम्पोटेंसी का नाम दे देंगे। या फिर हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, हम कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। क्या नाम देते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया का जो मतलब होगा, आपने कहना कि डेड काउंट होंगे यहाँ पर, ओलिगोस्पर्मिया में क्या होगा, डेड काउंट या फिर जो लो स्पर्म काउंट होगा। इनका स्पर्म जो है उनकी जो प्रोडक्शन है वो दो कंडीशन में हो, दो तरह होगी, या तो जो मोस्टली स्पर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो डेड हो सकते हैं, या फिर उनका जो काउंट होगा लो काउंट होंगे, बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं। उन दोनों सूरतों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि 280 हम हर बार ये बात करते हैं कि इतने ज़्यादा जो स्पर्म की पॉपुलेशन है वो प्रोड्यूस होती है, और उनमें से तकरीबन 200 के करीब स्पर्म ऐसे होते हैं जो ओविडक्ट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। तो एक ऐसा मेल जिसमें पहले ही लो स्पर्म काउंट है या फिर डेड हो रहे हैं, तो उनके अंदर तो पहुंचने का जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये आ गया। चौथा पॉइंट आ गया अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि अगर हम 5-6 कपल्स उठा के देखना है तो 5-6 कपल्स में से आपको एक कपल ज़रूर ऐसा मिलेगा जिनके अंदर ना जो इनफर्टिलिटी तो होती है लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि उनको कौन सी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पॉइंट बना के लिखा गया है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, या फिर इसको आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह लें कि इनफर्टिलिटी के जो मेन रीज़न है वो अभी मालूम नहीं है। तो आपको वो अनफर्टिलिटी की अनमालूम रीज़न को ढूंढने की बजाय आपको IVF की तरफ जाना चाहिए ताकि आप नॉर्मल प्रोसेस को इंजॉय कर सकें, ठीक है, इनके फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोसेस को। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक और प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ द PCOS। PCOS का मतलब क्या होता है, PCOS जो होगा इट स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अच्छा, ये एक ऐसी कंडीशन होगी बेटा जिसमें क्या होगा कि इरेगुलर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा ना वो इरेगुलर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सिंड्रोम का मतलब बता दूं कि सिंड्रोम जहाँ पे लफ्ज़ आएगा ना उसका मतलब होगा कि ये एक डिजीज़ नहीं है, ये काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, आपने कहना है कि जब इरेगुलर जो साइकिल होगा रिप्रोडक्टिव, इसके भी आपने 2 रीज़न बना दें अगर बनाना चाहते हैं। तो आप कहें कि इम्बैलेंस हार्मोनल लेवल, पहली चीज़ इम्बैलेंस हार्मोन लेवल। अच्छा, आप में से अगर कोई बच्चा इसी लेक्चर्स को एक और से सुन लेना तो वो इन्हीं हेडिंग्स को याद कर ले, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन आप
खुद ही लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली। या फिर दूसरी चीज़ आप क्या कह लें, इर्रेगुलर, क्या होगा, इर्रेगुलर रिप्रोडक्टिव साइकिल। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों कंडीशंस को हम इसी का नाम दे देंगे। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो कपल्स हैं उनको IVF की तरफ जाना पड़े और उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो है हमारे पास मेनोपॉज, यानी कि एक ऐसी फीमेल जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर एंड हो चुके हैं ड्यू टू द एज या फिर सम अदर रीजंस। तो हम IVF के ज़रिए से उनके अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन है वो करवा पाएंगे। यानी कि सपोज डैट हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कि उनको पहली बात तो मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए जिसके ज़रिए से उनकी बॉडी के अंदर दोबारा से हार्मोन लेवल को चेंज करके हम उनमें से ओवरी में एग सेल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। एक तो ये कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा ना हो सका तो डियर फ्रेंड्स उनके क्या किया जाएगा कि उनके या फिर उन्होंने अगर जवानी के वक्त अपने जो स्पर्म और एग सेल्स प्रिजर्व किए होंगे तो उन्हीं एग और स्पर्म सेल्स को दोबारा से क्या किया जाएगा, फर्टिलाइज करवा के जब एज ज़्यादा होगी, ओल्डर एज हो जाएगी, एज्ड वुमेन होंगी, तो उनके अंदर एक ऐसे वुमेन जिसको ये प्रोसेस इसकी बॉडी में कंप्लीट हो चुका है, तो हम उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं, उनके अंदर भी एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट को प्लेस कर सकते हैं और हम क्या करवा सकते हैं, एक बेबी की बर्थ करवा सकते हैं जिसको हम नाम देंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का नाम दे देंगे। तो ये आपको एक चीज़ और याद रखनी है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ होती है ना यहाँ पर वो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर्स होती हैं जिसमें ना किसी का कोई कसूर नहीं होता। ये असल में ये डिसऑर्डर्स फैमिली के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, यानी कि पेडिग्री चार्ट अगर आप देखें तो कुछ मैटरनल से यानी कि ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। यानी कि इस तरह से जिगजैग फैशन के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स ट्रांसफ़र होती हैं, उनको इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं चंद इनहेरिटेड डिसऑर्डर यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, इनमें से एक आपके पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर अगर मैं एलर्जी की बात कर लूँ ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होती है, या फिर अगर मैं कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लूँ ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया की बात कर लें ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इज दैट क्लियर? तो ये जितने भी डिसऑर्डर का हमने यहाँ पे जिक्र किया है, ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर हैं, इन सभी डिसऑर्डर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डियर फ्रेंड्स IVF की तरफ जाना पड़ेगा। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब जो मसल्स हैं डियर फ्रेंड्स वो बॉडी के अंदर सही तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे, बहुत ही अजीब दुबला पतला सा इंसान है, उसको मसल डिस्ट्रॉफी का नाम दे देंगे। इज नॉट क्लियर? तो ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इन डिसऑर्डर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम IVF की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और स्टेप के बारे में, डैट इज़ डियर फ्रेंड्स क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन में क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स वो कपल्स जो कि अपने करियर्स को बनाने पर फोकस करते हैं, कपल्स डैट फोकस ऑन देयर करियर्स, जो अपने करियर्स को बनाने पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, तो उनके अंदर ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या करें, वो अपने स्पर्म्स, जिस तरह से ब्लड बैंक होते हैं ना, इसी तरह से गैमेट बैंक भी बन चुके हैं, तो वो अपने स्पर्म और एग सेल को क्या कर लें, प्रिजर्व कर लें। और उससे फ़ायदा, एक तो फ़ायदा ये होगा कि प्रिजर्वेशन के नतीजे में क्या हो जाएगा कि जब चाहें, यानी कि अगर वो 40 की एज में या फिर इससे पहले या 35 की एज में भी चाहते हैं फ्यूज़ करवाना, तो वो IVF के ज़रिए से फ्यूज़ करवा के यूट्रस में इम्प्लांट करने के बाद एक बेबी को बर्थ देने के काबिल होंगे। या फिर इसका एक और फ़ायदा हो सकता है कि आप किसी भी इंसान के स्पर्म और एग सेल को प्रिजर्व कर सकते हैं और उनकी डेथ के बाद उनके स्पर्म और एग सेल को फर्टिलाइज करवा के किसी दूसरी फीमेल या कैरियर या हेल्पर कह लें, हेल्पर जो फीमेल होगी उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर दें और वो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके बेबी को भी इम्प्लांट किया जा सकता है। सो ये वो सारे एडवांटेजेस हैं जो IVF के हैं। होप सो आपको ये सारे एडवांटेजेस समझ आ चुके हैं। और आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसी तरह से एज इट इज़ लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप 4-5 पॉइंट याद कर लें, या आपके याद हो चुके होंगे अब तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिस्क फैक्टर की बात करेंगे IVF के, और हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।